नमस्कार फ्रेंड्स, जैसे आपको मालूम है आज सुबह कैबिनेट का मीटिंग हुआ था। हमारे साथ तोमर जी हैं, मिनिस्टर एग्रीकल्चर, जावड़ेकर साहब मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, मिस्टर संजय अग्रवाल जी सेक्रेटरी एग्रीकल्चर। तो मैं मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कैबिनेट के डिसीजंस के बारे में हमें ब्रीफ करें। सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक हुई और महत्वपूर्ण फैसले हुए। सबसे पहला फैसला यह है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पिछले 3 महीने अप्रैल, मई और जून में 81 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलो अनाज, चावल या गेहूं, और एक परिवार को 1 किलो दाल, ये पिछले 3 महीने में लगातार फ्री मिला। जो 2 रुपये और 3 रुपये में अनाज मिलता है वो मिलता ही रहा कंसेशनल रेट में, लेकिन ये मुफ्त मिला। और इसका मतलब 3 महीने में हर प्रति व्यक्ति 15 किलो अनाज और 3 किलो परिवार को दाल, ये पिछले 3 महीने में मिला। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि इसका विस्तार करेंगे। आज उसको अमली जामा पहनाया है मंत्रिमंडल ने। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने अब ये योजना चालू रहेगी, जिसमें 5 किलो प्रति व्यक्ति 81 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति व्यक्ति मुफ्त अनाज मिलेगा और 5 किलो 5 महीने में पकड़ेंगे तो 5 किलो चना मिलेगा और 25 किलो अनाज मिलेगा। 25 किलो अनाज प्रति व्यक्ति मिलेगा, 5 किलो चना एक परिवार को मिलेगा। ये इसके लिए पहले जो 3 महीने का काम हुआ, इसके लिए 120 लाख टन, 1 करोड़ 20 लाख टन इतना ये अनाज दिया गया। अब जो बड़ी 5 महीने की योजना है तो 203 लाख टन, यानी 2 करोड़ 3 लाख टन इतना अनाज दिया जाएगा। और दाल पहले 4,60,000 टन दी गई, अब 9,70,000 टन चना दिया जाएगा। इस योजना का खर्चा 1,49,000 करोड़ रुपए है और ये पहली दफा इस योजना आजादी के बाद हो रही है कि 8 महीने 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। इतनी बड़ी योजना दुनिया में किसी भी देश की नहीं है और ये योजना बेहद लोकप्रिय हुई क्योंकि जितना गया इसमें गरीब वर्ग भी है, निम्न मध्यम वर्ग है, रोजंदारी पर काम करने वाले लोग हैं, स्वयं रोजगार जिनका है वो सब लोग हैं। तो ऐसे सभी लोगों को ये लाभ मिला है। और जो प्रवासी मजदूर है, प्रवासी मजदूरों को भी, क्योंकि उनके राशन कार्ड उनके पास नहीं होते या वो अपने घर से, फैमिली से दूर है, तो उनके लिए भी 5-5 किलो अनाज का घोषणा किया था और इसमें 64 लाख टन इतना अनाज दिया गया, 8 लाख मीट्रिक टन दिया गया
और ये अगस्त तक अब मिलता रहेगा। जिनको नहीं मिला है या जो लोग वापस आए उनको ये अगस्त तक मिलता रहेगा। So friends, in a biggest scheme of helping the needy, Prime Minister announced this Garib Kalyan Anna Yojana, and in this scheme 81 crore people are given free ration for 8 months now, from April to November. It was never done, unprecedented, and it cost Exchequer 1,49,000 crore rupees, and in which every month each person got 5 kilo of food grain, and also every family received 1 kg of dal, and now it will receive 1 kg of chana. And even the migrant laborers were also included at the latter stage, and they have also got ration, free ration. Now those who have returned will also continue to get, because where they are now, they are already getting free ration. If they return and come, they will also get free ration. दूसरे एक महत्वपूर्ण निर्णय में जो उज्ज्वला के गैस लेने वाली 7,40,00,000 महिलाएं हैं, उन 7,40,00,000 लोगों को 3 सिलेंडर फ्री देने का ऐलान किया था। लेकिन आपको पता है हर महीने 1 सिलेंडर सबको लगता ही है, ऐसा नहीं। इसलिए पहला सिलेंडर तुरंत लोगों ने लिया, अनेक लोगों ने दूसरा भी लिया, लेकिन तीसरा तुरंत 3 महीने का पीरियड में नहीं लगा है। तो अब सितंबर के अंत तक ये 3 सिलेंडर जो जून में खत्म होने वाले थे, उसके जगह वो सितंबर तक उसको अवधि बढ़ा दी गई है ताकि उनको मिले। इसके लिए 13,500 करोड़ रुपए खर्च आएगा। सरकार ने और एक कार्यक्रम किया था, उसका भी विस्तार किया है कि जो छोटे व्यवसाय है, जहां 100 लोग हैं, 100 से भी कम लोग हैं, और जिनके पास उसमें से 90% लोग 15,000 से कम तनख्वाह वाले हैं, ऐसे कर्मचारियों की हर महीने जो 12% प्रोविडेंट फंड जाता है वो सरकार ने भरा, मजदूरों का भी, कर्मचारियों का भी और मालिक का भी। तो ऐसे 3,67,000 उद्योगों को, एस्टेब्लिशमेंट्स को इसका फायदा हुआ, और 72 लाख लोगों को इसका फायदा हुआ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए 4,760 करोड़ पहले हुए, वो मार्च, अप्रैल, मई में हुआ, और अब जून, जुलाई, अगस्त और 3 महीने इसका फायदा लोगों को और छोटे एस्टेब्लिशमेंट्स को मिलता रहेगा, जहां 100 से लोग कम है। 15,000 तक की जिसको तनख्वाह है उसका प्रोविडेंट फंड सरकार भरेगी, और उसके एवज में मालिक का भी हिस्सा, अंशदान सरकार ही करेगी। तो मजदूरों के हितों में उनके हाथ में 12% तनख्वाह ज़्यादा आया, और मालिक के भी 12% बचे। तो इसका फायदा हुआ है। एक चौथे निर्णय के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना में, जैसे आपको पता है शहरों में कुछ घर बन के तैयार है, अन्य योजनाओं में 107 शहरों में 1,08,000 छोटे मकान, यानी 1 बेडरूम किचन,
इतने फ्लैट्स तैयार है। इन फ्लैट्स को प्रवासी मजदूरों को किराए पर देने का फैसला किया है और अभी 1,08,000 तैयार है 107 शहरों में, यानी एवरेज पकड़ोगे तो 1,000 हर शहर में है। वहां की कॉरपोरेशन किराए पर देगी और दूसरा भी उसका हिस्सा है कि किसी की व्यक्तिगत जमीन है या कॉरपोरेशन अपनी जमीन पर कुछ करना चाहता है, सरकार अपनी जमीन पर करना चाहती है, तो यह आवास योजना चलेगी और उसके लिए 50% FSI या FIR कहते हैं अलग अलग शहरों में, तो फ्लोर स्पेस इंडेक्स कहीं 1 होता है, कहीं 2 होते हैं, कहीं 3 होता है, वो 50% ज्यादा मिलेगा। कल्पना यह है कि लाखों घर बने और पहले चरण में और 1,15,000 घर ऐसे बनेंगे जो 1 बेडरूम किचन होंगे और उसके साथ साथ पहली दफा 6 लोगों के लिए डॉर्मेटरी भी बनेगी। आपको मालूम है अनेक कर्मचारी, अनेक मजदूर एक रूम में 8-8, 10-10 मजदूर रहते हैं, उसके जगह 3 पायदान पर उनको ठीक रहने की व्यवस्था हो तो ये डॉर्मेटरीज भी बनेंगे और ये भी 1,35,000 लोगों को अकोमोडेट करेगा। तो कुल मिला के आज की योजना है वो लगभग 4 लाख के आसपास लोगों की व्यवस्था करेगी, 3.5 लाख लोगों की। लेकिन ये स्कीम लगातार चलती रहेगी, ये बढ़ती रहेगी और इसमें 25 साल की ये एक तरह से उसको किराए पर मिलता रहेगा और मजदूर बदलेंगे तो भी किराया का नाम नया आएगा। तो ये काम पर जो मजदूर आते हैं उनके लिए ये एक व्यवस्था, किराए पर मकान नहीं मिलता था, सस्ता नहीं मिलता था, अब सस्ता मकान मिलेगा। एक और महत्वपूर्ण फैसले में भारत की जनरल इंश्योरेंस कंपनीज 3 पहले से है, सरकारी है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी। इनमें सरकार 12,750 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। दिस इज अ प्रोग्राम ऑफ रिकैपिटलाइजेशन ऑफ दीज इंश्योरेंस कंपनीज सो दैट दे बिकम मोर स्टेबल। एक स्थिरता और मजबूती आए, इसके लिए ये 3 कंपनियों को निवेश उसमें, यानी उनको जो कैपिटल है उसकी रिकैपिटलाइजेशन की योजना में उनको मदद मिलेगी। अंत में आज मेरे साथ तोमर जी है, क्योंकि कृषि क्षेत्र के लिए इस आत्मनिर्भर भारत के पैकेज में बहुत बड़ा हिस्सा है और आज जिसका कैबिनेट ने फैसला किया वो 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसमें कर्जा भी है, मोरेटोरियम भी है और इंटरेस्ट सबवेंशन भी है। इसके डिटेल्स अब तोमर जी बताएंगे, मैं उनको दरखास्त करता हूं। बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। जैसा कि माननीय जावड़ेकर जी ने
मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को आपके समक्ष रखा है। कृषि क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है उसको थोड़ा इस अवसर पर मैं विस्तार देना चाहता हूँ। हम सब लोगों के ध्यान में है कि कोरोना वायरस के संकट के इस दौर में कृषि का क्षेत्र और ताकतवर बन के उभरा है। लॉकडाउन की स्थिति में लगभग गतिविधियां बंद थीं, लेकिन कृषि का क्षेत्र अपनी गति से काम कर रहा था और किसानों ने किसी भी प्रकार से इस क्षेत्र में नुकसान होने का अवसर प्रदान नहीं किया। अगर हम रबी की फसल की दृष्टि से देखेंगे तो गत वर्ष 144 मिलियन टन पैदावार हुई थी और इस बार 152 मिलियन टन पैदावार हुई है और खरीफ की बुआई अभी चल रही है। लेकिन बुआई का आंकड़ा भी अगर हम देखेंगे तो इस बार 432.97 लाख हेक्टेयर में बुआई हो चुकी है। गत वर्ष से अगर इसकी तुलना करेंगे तो 202 लाख हेक्टेयर अभी ज़्यादा है, यानी 88% ज़्यादा है और अभी ये सिलसिला चल ही रहा है। कुल मिला के रबी में पहले से अधिक पैदावार करना, उसका उपार्जन करना, बाकी सारी व्यवस्थाएं बनाना और ग्रीष्म ऋतु की फसल हो या खरीफ की फसल हो उसमें भी उत्तरोत्तरी वृद्धि होना, ये कृषि क्षेत्र की ताकत का परिचायक है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी जब भी कोई योजना बनाते हैं तो उसमें कृषि और ग्रामीण क्षेत्र का विशेष ध्यान रखते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब पिछले दिनों आत्मनिर्भर पैकेज की भी उन्होंने घोषणा की तो कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए प्राथमिकता से ध्यान रखा। आत्मनिर्भर पैकेज की जब घोषणा हुई तो देश भर में एक अलग प्रकार की ऊर्जा का कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में संचार हुआ और प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ अनाउंसमेंट ही नहीं किया, उन्होंने जो कल्पना दी उस कल्पना को मूर्त रूप देने का काम भी भारत सरकार ने त्वरित गति से प्रारंभ कर दिया है। पिछले दिनों 2 ऑर्डिनेंस हुए। यह इसी दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम है। किसानों का उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश 5 जून को हुआ। उसी प्रकार से मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अध्यादेश यह भी 5 जून को हुआ। ये दोनों ऐसे ऑर्डिनेंस हैं कि सामान्य तौर पर लोग सोचते तो होंगे लेकिन इस दिशा में साहस नहीं कर पाए, लेकिन आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत इन दोनों ऑर्डिनेंस को मूर्त रूप दिया गया। पूरे देश में कृषि फायदे में आए और जो छोटे किसान हैं उनकी ताकत बढ़े, उत्पादन में भी ताकत बढ़े, उत्पादकता बढ़ाने में भी ताकत बढ़े, विपणन की दृष्टि से भी उनको अच्छे प्लेटफॉर्म मिलें और वो प्रोसेसिंग में भी जाएं, पैकेजिंग में भी जाएं। इसके लिए 10,000 एफपीओ बनाने की प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि मंत्रिपरिषद ने भी उसको पारित कर दिया और विभाग ने भी उसकी जो गाइडलाइंस हैं वो बनाकर जारी किए। केसीसी की बात आत्मनिर्भर पैकेज में कही गई थी। अभी तक 75 लाख नए किसानों को केसीसी दे दी गई है और 2.5 करोड़ किसानों को और इसमें कवर किया जाना है। पीएम किसान योजना के अंतर्गत
10 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपया जारी कर दिया गया है। आत्मनिर्भर पैकेज में एक महत्वपूर्ण घोषणा थी कि कृषि अधोसंरचना गांव-गांव में खड़ी हो और किसान अपना उत्पादन ठीक प्रकार से रख सके, रोकना चाहे तो रोक सके, जब उपयुक्त उत्पादन उसे बेचने का अवसर मिले, उचित कीमत मिले, तब वह बेच सके। इसके लिए जो अधोसंरचना की जरूरत थी वो ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध नहीं थी। आवश्यकता तो इस बात की भी है कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का सृजन हो और किसान को अपनी उत्पादन का अच्छा मूल्य मिले, इसके लिए प्रोसेसिंग की भी सुविधा होनी चाहिए। लेकिन यह सुविधा भी ग्रामीण क्षेत्र तक इसकी पहुंच नहीं थी। और विशेष रूप से अगर हम देखेंगे तो इतनी मदद के बावजूद भी कृषि का क्षेत्र अपने आप को इसलिए उपेक्षित महसूस करता है कि निजी क्षेत्र का निवेश गांव तक और खेत तक नहीं पहुंचता। ये जो कानूनी बदलाव हुए, इन बदलाव के परिणाम स्वरूप भी निजी निवेश किसान तक, गांव तक, खेत तक पहुंचेगा और ये पहुंचे इसके लिए ये 1,00,000 करोड़ रुपए का पैकेज है। यह पैकेज इसका माध्यम बनेगा और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज मंत्रिपरिषद की बैठक में इस पूरी परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह योजना भारत के कृषि क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव लाने में सहायक होगी। इस परियोजना में 1,00,000 करोड़ के ऋण बैंक, वित्तीय संस्थाएं द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटी, एफपीओ, एसएचजी, स्टार्टअप, कृषि उद्यमी या राज्य सरकारों के और अन्य एजेंसियां द्वारा प्रायोजित पीपीपी प्रोजेक्ट दिए जाएंगे। इनमें 2 करोड़ रुपए की ऋण की उपलब्धता होगी, लेकिन 2 करोड़ से अधिक भी बड़े प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं। लेकिन 2 करोड़ तक के प्रोजेक्ट की क्रेडिट गारंटी और उस पर 3% ब्याज की अनुदान ये दी जाएगी। इसमें पूरी तरह पारदर्शिता रहे, इसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। योजना की अवधि 10 वर्ष होगी। इससे निजी निवेश को निश्चित रूप से प्रोत्साहन मिलेगा और इसमें जो योजनाएं सम्मिलित की गई हैं उसमें कोल्ड स्टोर है, कोल्ड चेन है, भंडारण है, साइलोज हैं, ग्रेडिंग और पैकेजिंग इकाइयां हैं, ई मार्केटिंग पॉइंट हैं, पकने वाले चैम्बर्स, वैक्सिंग प्लांट, ऐसे तमाम सारी योजनाओं को सम्मिलित किया गया है। और हमारी कोशिश होगी कि जो परियोजनाएं इस परियोजना में शामिल हैं उन सबको ठीक प्रकार से लोग नीचे तक क्रियान्वित कर सकें, उनका लाभ किसानों को मिल सके। इसके लिए उनको तकनीकी जो समर्थन की आवश्यकता है वो तकनीकी समर्थन भी केंद्र सरकार देगी। इस प्रकार की अधोसंरचना खड़ी होने से निश्चित रूप से किसानों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज खेती के क्षेत्र में हम बहुत तेजी के साथ कदम बढ़ा रहे हैं। दुनिया के मानचित्र पर भी देखें तो खाद्यान्न के क्षेत्र में तो हम बहुत अग्रणी भूमिका में हैं। कई उत्पादन में हम दुनिया में प्रथम स्थान पर खड़े हैं अथवा द्वितीय स्थान पर खड़े हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी अगर हम देखते हैं तो लगभग 20% फसल
अधोसंरचना की अनुपलब्धता के कारण बर्बाद हो जाती है। यह 1 लाख करोड़ का पैकेज इस बर्बादी से किसान को बचाएगा, किसान को अपने उत्पादन का उचित मूल्य मिल पाए यह सुनिश्चित करेगा। नीचे तक प्रोसेसिंग इकाइयां पहुंचेंगी, जिससे कि कृषि उत्पाद के उचित मूल्य की गारंटी भी सुनिश्चित हो सकेगी और दूसरी तरफ गांव में रोजगार के भी बड़ी मात्रा में अवसर सृजित करने में यह सहायक होगी। मैं समझता हूं कि यह पूरा जो प्रोजेक्ट है यह कृषि की अर्थव्यवस्था को सक्षम बनाने के लिए एक ऐतिहासिक परियोजना है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और किसानों को बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद सर। फ्रेंड्स, अगर आपका क्वेश्चंस हैं तो यू कैन जस्ट रेज योर नंबर। ओके, 40। जावड़ेकर जी, मैं मुकेश कौशिक हूँ, दैनिक भास्कर से। क्या कैबिनेट को बॉर्डर एरियाज़ के में जो चल रहा है चाइनीज़ पुल बैक के बारे में कोई जानकारी दी गई या कोई CCS की बैठक हुई जिसमें इस विषय पर कोई चर्चा हुई? बताएंगे। जो कैबिनेट में जो फैसले हुए वो मैंने आपके सामने रखे हैं, तो बाकी विषयों की चर्चा आज नहीं हुई। नंबर 16। सर, मैं शैलेश यादव हूँ, ANI न्यूज़ एजेंसी से। सर, आपने जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान करा था कि हम जो मुफ्त 5 किलो का अनाज है वो हम अगस्त तक के लिए बढ़ा दे रहे हैं, नवंबर तक के लिए बढ़ा रहे हैं। उधर ममता बनर्जी जी बोल रही हैं कि हम जो है 100% फ्री राशन दे रहे हैं। तो क्या ये जो आपकी जो स्कीम अनाउंस हुई है वो बंगाल में भी लागू होगी? ये पूरे भारतवर्ष के लिए है। 81 करोड़ लोग को देने वाली ये योजना है। अब इससे कोई और लोगों को देगा तो अलग चीज़ है, लेकिन 81 करोड़ में मूलतः जिनकी ज़रूरत है वो सभी लोग आते हैं और उन सबको भारत सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत ये 8 महीने के लिए मुफ्त राशन दे रही है। नंबर 6। सर, जो आपने बोला कि अब माइग्रेंट्स को जो है हम किराए पे मकान भी देंगे, तो उनसे क्या किराया वगैरह चार्ज किया जाएगा? वो वहाँ की लोकल कॉरपोरेशन जो होगी वो तय करेगी। और सर, तोमर सर से एक सवाल, सवाल। ज़्यादा सप्लीमेंट्री हैं, गिव द टर्न्स टू अदर्स नाउ। सर, जो नंबर 6 प्लीज। मंत्री जी, हमारा सवाल ये है कि जो आप प्रवासी मजदूरों को जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी ये 5 किलो और 1 किलो चना देंगे, तो उनको किस तरीके से आप देंगे जब राशन कार्ड नहीं है? तो ऑलरेडी उनको दिया जो यहाँ थे, शेल्टर होम में थे, जो मालूम था और जो उसकी एक व्यवस्था बनी और ठीक चली। और अभी जो लोग वापस आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास फिर भी आने पर रेशन कार्ड नहीं होगा, अभी पोर्टेबल रेशन कार्ड होगा, तब ये समस्या नहीं रहेगी, लेकिन ये अभी भी मिलेगा, आइडेंटिफाइड है। नंबर 10। So this is a different question from the cabinet briefing. So I today think, there is an पहले investigation which cabinet has के been question जो launched हैं, let us against the place the Gandhi question on the family. cabinet first. How significant it is, because this is a government probe which has been launched against the Gandhi family, and what does the government derive out of this particular investigation? मुझे आप समय लेके जरूर मिलिए, मैं आपको सारे सवालों के जवाब दूंगा। Number 36. Yeah, Mr. Javadekar, you said that some of the migrant labor are returning to the cities. Yeah. Has the government any monitoring of the number of people returning? And No. what is the grain you provide the migrants? all the returning trains are full, and therefore people are returning. They have their own arrangement with the owner or contractor or the employment provider and companies, and they are returning because they wanted to be with their family. Now many are returning, many are doing. Acha, those who are in these rural areas,
stayed in their family, they get job under Manrega. So they get job earning 202 rupees minimum. And as per the region, it changes. 154. सर बार बार स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के लिए आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से बहुत कुछ ऐलान हुआ, लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नुकसान हुआ और जिसकी वजह से तमाम लोग बेरोजगार हुए। और उनका कहना यह भी है कि उन्होंने 1-1.5 महीने पहले ही ये घोषणा कर दी थी, इस बात की भविष्यवाणी की थी कि ऐसा होगा, लेकिन सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा है, जो बाकी प्रश्न है उसका तो मैं जवाब बाद में दूंगा, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा 3,70,000 करोड़ का पैकेज स्मॉल, मीडियम और सूक्ष्म लघु उद्योगों को मिला है। और केवल मिला नहीं है तो उसका अमल भी शुरू हो गया, और जो उसमें परिभाषा थी वो भी बदल दी गई है। तो लगभग आज देश के 85 to 90% उद्योग अब मंझिले, छोटे या सूक्ष्म लघु उद्योगों के कैटेगरीज में आते हैं। इतना बड़ा बदलाव करके संरक्षण दिया है। 52. सर मेरा सवाल तोमर सर से है और संजय अग्रवाल जी से है कि केसीसी बहुत पुरानी योजना है और आप लोगों ने एक नया टारगेट सेट किया है कि 75 लाख लोगों को मिल गया, 2.5 करोड़ लोगों को मिलेगा। आखिर इस बार जो आप कह रहे हैं मिलेगा, क्या कोई स्पेशल डायरेक्शंस दिया गया है, कोई मॉनिटरिंग है या कोई सेंट्रलाइज गवर्नेंस सेल है? क्योंकि हालात वही है, आप यहाँ अनाउंस करते हैं, ग्राउंड रियलिटी बैंक कैसे कॉपरेट करते किसानों को आपको पता है। अगर आप कहिएगा तो स्पेसिफिक दर्जनों में आपको केस बता दूंगा कि 6-6 महीने से ज़्यादा डिले है बैंक के पार्ट में। तो और दूसरी जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, बहुत सारी योजनाएं आपकी स्टेट से कनेक्ट होती हैं, स्टेट्स के तरफ से कोई मदद नहीं होती, किसान परेशान होता है, मजबूरी में वही पैसा बाहर से उठाना पड़ता है। तो खासकर केसीसी को लेके कोई मॉनिटरिंग आपके पास है, कोई सेंट्रलाइज सिस्टम है, या आपने गाइडलाइन में और स्पेसिफिक किया है कि अगर नहीं करते हैं तो बैंक पे पेनल्टी करेंगे, पनिशमेंट करेंगे, या कोई ऐसा आपके संज्ञान में ला सकता है जिस पे कुछ कार्रवाई की जा सके? किसानों को क्रेडिट कार्ड मिले और वो साहूकारों के भारी भरकम ब्याज से मुक्त हो सकें, यह विचार सबसे पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में आया था। और उस समय वाजपेयी जी ने इस योजना को प्रारंभ किया था और एक किसान को इस योजना के अंतर्गत 25-30 हज़ार रुपये का ऋण उपलब्ध होता था। जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, ऋण की आवश्यकता बढ़ती गई और आज किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत किसान को 2 से 3 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध होता है। अभी सामान्य तौर पर अगर हम अनुमान करते हैं तो देश भर में 14 करोड़ किसान हैं, लेकिन जब पीएम किसान योजना के अंतर्गत हम लोगों ने किसानों को ढूंढने की कोशिश की तो अभी 10 करोड़ किसान लगभग हमारे यहाँ पंजीयन हुए हैं। कुछ अभी और होंगे जो आएंगे। और अगर केसीसी में हम देखें तो अभी 6 करोड़ 45 लाख किसान ही कवर हैं। इन 6 करोड़ 45 लाख किसानों के पास 4 लाख करोड़ ऋण की उपलब्धता है। यह ऋण 31 मार्च को जमा होता है तो ब्याज की सब्सिडी किसानों को प्राप्त होती है। इस बार 31 मार्च था,
लॉकडाउन के बीच में किसानों की फसल भी उस समय नहीं आई थी, तो किसान 31 मार्च को जमा नहीं कर सकते थे और इसलिए इस तिथि को बढ़ाकर प्रधानमंत्री जी ने 31 अगस्त किया। फरवरी 19 में फिर ये ध्यान में आया कि किसानों जिनके पास केसीसी की उपलब्धता नहीं है, अगर उन्हें भी केसीसी मिल जाएगी तो ये ऋण उनकी खेती को आगे बढ़ाने में मददगार होगा। और इसलिए फरवरी 19 में एक अभियान लिया गया, जिस अभियान को लॉन्च चित्रकूट में प्रधानमंत्री जी ने किया था और उस दिन से ये अभियान प्रारंभ हुआ। मैं अभी बीच में लॉकडाउन के अवसर पर भी एक दो बार आप सब लोगों को मिला पत्रकार वार्ता के माध्यम से ही, लेकिन फरवरी जैसे ही बीती और वो अभियान कुछ आगे बढ़ता तो उस समय तक 75 लाख एप्लीकेशन आ गई थी, लेकिन मात्र 22 लाख लोगों को ही ऋण उपलब्ध हो पाया था। फिर पूरी तरह गतिविधियां बंद हो गई और अभी जब से गतिविधियां प्रारंभ हुई हैं तो जो 75 लाख एप्लीकेंट थे उन सबको ऋण की उपलब्धता हो गई है और इस अभियान को हम और तेज़ी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। बचे हुए शेष लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड मिल जाए, उसके माध्यम से उनको ऋण मिल जाए और उस ऋण के माध्यम से अपनी खेती को वो उन्नत बना सकें। इस अभियान को हम निश्चित रूप से पूर्णता प्रदान करेंगे। इसमें बैंकों का भी सभी प्रकार का सहयोग प्राप्त हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन 51। सर, मैं नीरज पांडे हूँ एबीपी न्यूज़ से। मेरा सवाल ये है कि जो आपने कहा कि लाखों मजदूरों को घर दिए जाएंगे, डॉर्मेट्री दी जाएगी, तो उसका प्रोसेस क्या होगा और क्या उसका रेट निर्धारित हुआ है केंद्र सरकार की तरफ से या कॉरपोरेशन ही उसका किराया भी निर्धारित करेगी? देखो, हर शहर के विभिन्न शहर विकास योजनाओं में जो घर बने हैं उसकी स्थिति जब जायजा लिया तो 1,08,000 ऐसे मकान तैयार है जो अभी अलॉट नहीं हुए हैं। तो जो प्रवासी मजदूर आते हैं, किराए पर आज मिलने की बड़ी दिक्कत आती है और किराया बहुत ज़्यादा होता है, तो कम किराए पर उसको अफोर्डेबल हाउसिंग कैसा मिले, ये उसकी मूल योजना है। और उसके लिए ये तो जो तैयार है उनके बात की, लेकिन जो तैयार नहीं है वहाँ सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि 50% ज़्यादा FAR देंगे, उससे बांधने वाले को प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि उसने कुछ क्षेत्र FAR का तय किया तो उसको ज़्यादा मकान बनेंगे और वो मिलेंगे। मजदूरों को काम के आसपास रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये कोविड का मुझे लगता है सबसे बड़ा सबक सबको है, सारे दुनिया को मिला है। और इसलिए अगर नज़दीक रहना है तो जैसे कॉलोनीज होते हैं वैसे कोई भी अपने ज़मीन पर या दूसरे ज़मीन पर करेंगे तो उनको ज़्यादा FAR मिलेगा, FSI ज़्यादा मिलेगा। और उसके साथ जो किराया है वो प्राइवेट में जो बांधेगा वो तय करेगा, लेकिन जो सार्वजनिक है, जो नगर निगमों का है, वो नगर निगम तय करेगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।